Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we will learn the characteristics of the living organism. Actually ये जो वीडियो है ये पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें पार्ट 1 में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा था, अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा था, लेकिन पार्ट 2 में अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे इंफॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स आर दोज विच नीड्स फूड, वाटर, एयर फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए खाना, पीना और एयर की ज़रूरत होती है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड, फिश, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स एंड सो मेनी अदर्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करती है लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने में नॉन लिविंग थिंग्स से। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाने से वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ताकि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकें। देन सेकेंड इज़ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनका बॉडी साइज जो होता है वो टाइम के साथ बढ़ता है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस होता है जिससे कि जो खाना उन्होंने खाया है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है जो कि यूज़ की जाती है वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। Then fourth characteristic is all living things respond to stimuli। इसका क्या मतलब है? अगर living things की surroundings में कोई भी change होता है तो living things जो होते हैं उसके against response produce करते हैं। Then next is all living things excrete। जितनी भी living things होती हैं वो excretion करती हैं, क्योंकि living things के अंदर कुछ waste products भी बनते हैं तो वो अपनी बॉडी से उनको continuously remove करते रहते हैं by the process of excretion। The next characteristic is all the living things they reproduce। reproduce का मतलब होता है they give rise to their young ones, that is वो अपनी next generation को जन्म भी देते हैं, birth भी देते हैं। The next important characteristic is all the living things they can move by themselves। जितनी भी living things होती हैं उनके अंदर movement भी possible होती है, वो भी move करते हैं। Then last characteristic is all the living things they have a definite lifespan। जितनी भी living things होती हैं उनका एक definite lifespan होता है। तो definite lifespan का मतलब होता है कि वो एक particular period के लिए ही जिंदा रहते हैं और उसके बाद eventually they die out। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर क्या होगा, ये जितनी भी 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं ये सेम टाइम पे प्रेजेंट होगी, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या हो सकता है कि इनमें से 1 या 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज़ हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट ईजीली बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं और इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी यूज़ की जाती है बॉडी को ग्रो करने में। और जो बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, तो इन सभी को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हमें खाने से ही मिलती है। नाउ अब जो प्लांट्स होते हैं उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपना खाना जो होते हैं खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दे हैव टू डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड।
The next characteristic is all living things grow and become big in size. जितनी भी living things होती हैं उनके अंदर growth होती है और with time उनका जो body size होता है वो धीरे धीरे grow होता रहता है. For example, human beings जब अपनी life cycle को start करते हैं, so we all are born as a baby. तो baby का जो body size होता है काफ़ी छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक adult age तक जब हम पहुँचते हैं तब तक body size जो होता है काफ़ी ज़्यादा increase हो चुका होता है. सो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ग्रोथ होती है. सिमिलरली एनिमल्स के अंदर भी ग्रोथ होती है, जैसे कि कैट में क्या होता है, जो किटन होता है वो धीरे धीरे ग्रो होके एक अडल्ट कैट में कन्वर्ट हो जाता है. पपी अडल्ट डॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. देन जो hen होती है वो एग ले करती है, एग हैच करके चिकन निकलता है. चिकन का बॉडी साइज छोटा होता है, धीरे धीरे उनमें भी ग्रोथ होती है और फिर से वो एक अडल्ट hen के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. देन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में तो ग्रोथ हमने पढ़ी, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ होती है. जब हम सीड को सो करते हैं सॉइल के अंदर, जो सीड का साइज होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद सीड जो होता है वो एक प्लांट की तरह से जर्मिनेट कर जाता है और फिर ये प्लांट जो होता है इस ग्रो होते 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 एक बड़े ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो दैट मीन्स प्लांट के अंदर भी ग्रोथ होती है. The next important characteristic is all living thing respire. सभी living things के अंदर respiration होता है. अब respiration क्या होता है? It is a process in which the oxygen taken by an organism it is combined with the food to release energy. तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो फूड के साथ कंबाइन किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है. अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, इट रिलीजेस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर आप ध्यान से देखें, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ carbon dioxide. So this intake and release of different gases is known as the exchange of gases. अब जितने भी living organism हैं, भले ही वो animal है या फिर plants हैं, उन सभी के अंदर exchange of gases होता है, but mechanism जो होते हैं वो थोड़े थोड़े different होते हैं. Now let us study different mechanism for the exchange of gases in the various organisms. So first is human being. Human beings में किस तरीके से होता है exchange of gases? तो human beings क्या करते हैं, सबसे पहले inhale करते हैं. तो inhalation में क्या होता है, एयर अंदर की तरफ मूव करती है. तो जो एयर अंदर जाती है उसका ऑक्सीजन कंटेंट हाई होता है, तो इस तरीके से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है. देन इनहेलेशन के बाद फिर वो क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, जिसमें एयर क्या होती है, बाहर की तरफ मूव करती है. तो जो एयर बाहर आती है बॉडी से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हाई होता है. सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स. देन नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो स्किन के थ्रू होता है. स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन एंटर करती है और स्किन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. देन नेक्स्ट इज फिश. फिश में हमने पढ़ा था कि उनके पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इस एरिया में प्रेजेंट होता है, जिसको हम गिल्स कहते हैं. सो गिल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस होता है. नाउ अब प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है. तो हमने पढ़ा था लीव्स के अंदर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं और इन टाइनी पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. अब यहाँ पर हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है कि प्लांट्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इज द रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज द फोटोसिंथेसिस. अब रेस्पिरेशन क्या होता है, दिन में भी होता है और रात को भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केवल दिन के टाइम होता है, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो केवल डे टाइम में ही अवेलेबल होती है. नाउ रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है नोट करने की कि
अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसका अमाउंट काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज। सो दिस इज हाउ द प्लांट्स दे मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट। Now let us move on to the fourth characteristic, that is all living things respond to the stimuli। जितनी भी living things होती हैं वो stimulus के against response produce करती हैं। तो इसको हम समझते हैं with the help of few example। First is if we touch the hot object by hand। अगर हम किसी hot object को हाथों से टच करते हैं तो क्विकली हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड्स को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हीट हुई ऑब्जेक्ट की दैट इज द स्टिमुलस, और जो हमने एकदम से हाथ हटाया दैट इज द रिस्पॉन्स, राइट। सिमिलरली इफ वी स्टेप ऑन द शार्प ऑब्जेक्ट विद बेयर फुट, अगर हम नंगे पैरों से किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेप ऑन कर देते हैं तो क्विकली हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने फुट को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हुआ, दैट इज द शार्पनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, पुलिंग अवे ऑफ द फुट। देन नेक्स्ट इज इफ़ वी मूव फ्रॉम डार्क टू ब्राइट रूम। अगर हम एक अंधेरे वाले रूम से रोशनी वाले रूम में जाते हैं तो हमारी आइज़ जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। तो ये जो लाइट हुई ये क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ, और जो हमारी आइज़ बंद होती है ये क्या हुआ, हमारा रिस्पॉन्स हुआ टू द स्टिमुलाई। So what are stimuli? Stimuli क्या हुए? Stimuli, these are the changes in our surroundings that make us respond to them। तो stimuli वो changes होते हैं surroundings के जिसके against हमारी body जो होती है वो response produce करती है। For example, heat, light, sound, smell, touch। तो ये क्या है, various examples हैं stimuli के। तो अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स तो रिस्पॉन्ड करते हैं, देन एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, अगर ज़मीन पे कहीं बर्ड बैठी है और हम उसकी तरफ मूव करते हैं तो एकदम से बर्ड क्या होती है, फ्लाई कर जाती है, ठीक है। तो ये बर्ड का क्या है, रिस्पॉन्स है टू द स्टिमुलस कि हम उसके पास जा रहे हैं। देन इफ़ द ब्राइट लाइट इज़ फ्लैश्ड ओवर द वाइल्ड एनिमल, अगर किसी वाइल्ड एनिमल के ऊपर ब्राइट लाइट को फ्लैश किया जाता है तो वाइल्ड एनिमल क्या होता है, एकदम भाग जाता है उससे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। नाउ इफ द किचन लाइट इज टर्न ऑन, अगर आप किचन के लाइट को टर्न ऑन करोगे रात के समय तो जो कॉकरोचेस होते हैं विच आर हाइडिंग इन द डार्क प्लेसेस दे स्टार्ट मूविंग अवे, वो इधर उधर भागने शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द कॉकरोच टू द स्टिमुलाई दैट इज द लाइट। नाउ प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, जो प्लांट्स होते हैं वो भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देते हैं। जैसे कि मिमोसा प्लांट जिसको हम कॉमनली टच मी नॉट के नाम से जानते हैं, उसकी लीव्स इस तरह की होती है, लेकिन अगर आप उसको टच करोगे तो वो एकदम से फोल्ड हो जाती है। सो दिस फोल्डिंग ऑफ लीफ क्या है, इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द मिमोसा प्लांट टू द स्टिमुलाई दैट इज टचिंग विद द हैंड। द नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ द स्टेम टूवर्ड्स द लाइट, अगर हम एक प्लांट को डार्क रूम में रखते हैं और एक छोटे से होल से ही लाइट अलाउ करते हैं अंदर एंटर करने के लिए, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो प्लांट का स्टेम होता है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। सो दिस बेंडिंग ऑफ स्टेम टूवर्ड्स द लाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। द नेक्स्ट इज इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो दिन के टाइम खिलते हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो रात के टाइम खिलते हैं। तो ये जो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स है ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुलस। Then next characteristic is all living things excrete, जितनी भी living things होती हैं उनके अंदर excretion होता है। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि living things को survive करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है क्योंकि खाने से energy मिलती है, लेकिन इस purpose के लिए only a part of food is used, केवल एक हिस्सा ही जो खाने का होता है वही यूज़ हो पाता है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो यूज़ नहीं हो पाता एंड इट बिकम्स अ वेस्ट मटेरियल। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, इन सभी वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन ये वो प्रोसेस होता है जिससे कि लिविंग बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं।
नाउ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर भी डिफरेंट तरह के वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान, जो कि रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द एक्सलेशन। देन यूरिया, अनवांटेड सॉल्ट और वाटर जो होते हैं ये भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्सपेल कर दिए जाते हैं यूरिन में। देन जो सॉलिड वेस्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। देन प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट, प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। सो दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट्स किस तरीके से रिमूव करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में, तो वो उसको रिमूव करते हैं थ्रू द स्टोमेटास दैट आर प्रेजेंट इन लीफ। देन नेक्स्ट इज प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो दैट एक्सेस ऑक्सीजन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द प्लांट, सो दे रिमूव इट थ्रू द स्टोमेटा। देन प्लांट के और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या तो वो उनको स्टोर कर लेते हैं बॉडी के अंदर ताकि वो हार्म ना कर सके, या फिर उनको रिमूव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस, जैसे कि गम, लेटेक्स। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो बार्क होती है ट्री की, उसके बाहर जो होता है ये इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है, तो ये सभी क्या होते हैं, दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट। Then sixth important characteristic of the living things is that they do reproduction. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स दे गिव राइज टू द यंग वन। ये एक वो प्रोसेस होता है जिससे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, भले ही वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सभी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। अब जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इट मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। नाउ वी विल स्टडी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज, कुछ एनिमल्स तो क्या करते हैं, डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो उनके यंग वंस होते हैं उनको डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग का जो यंग वन होता है दैट इज अ बेबी, सो ह्यूमन बींग दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। देन सिमिलरली एनिमल्स जैसे कि डॉग, कैट, काउ, ये सब भी क्या करते हैं, अपने यंग वंस को ही बर्थ देते हैं। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वो क्या करते हैं, पहले एग्स को ले करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, एग्स जो होते हैं हैच होते हैं और उनमें से बेबीज निकलते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं बर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, टर्टल्स एंड सो मेनी अदर्स। नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स भी डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज, कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स, सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सीड को हम सो करते हैं सॉइल के अंदर, तो सीड क्या करता है, धीरे धीरे जर्मिनेट होता है, इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। और इसके एग्जाम्पल होते हैं ग्राम सीड्स, पल्सेस, व्हीट, राइस। देन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड्स के थ्रू ना रिप्रोड्यूस करके दे रिप्रोड्यूस थ्रू वेरियस पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल पटेटो, पटेटो जो होता है वो ट्यूबर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो पटेटो का ट्यूबर होता है वो हम सॉइल के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं और कुछ दिनों के बाद ये जो ट्यूबर है एक नए प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है। सो दिस इज हाउ पोटैटो ट्यूबर रिप्रोड्यूस। सिमिलरली रोज और शुगर केन के अंदर क्या हम यूज़ करते हैं, स्टेम की कटिंग्स यूज़ करते हैं। तो स्टेम को काटते हैं और फिर हम उसको सॉइल के अंदर दबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद जो स्टेम की कटिंग होती है इट ऑल्सो ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। सो दिस इज हाउ प्लांट्स reproduce. Now let us move on to the seventh important characteristic of the living organisms, that is the movement. तो जितने भी living things होती हैं उनके अंदर movement होती है। Then animals they can move. तो चैप्टर 8 में बॉडी मूवमेंट्स में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स भी मूव कर सकते हैं और साथ साथ अपनी पूरी बॉडी को भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे मूव देयर बॉडी बाय वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग। देन फिश मूव्स बाय फ्लाइंग, फ्रॉग मूव्स बाय जंपिंग। नाउ वी विल स्टडी द मूवमेंट्स इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। तो ये तो हमें काफ़ी क्लियर है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो फिक्स होती है सॉइल से, ठीक है। बट लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लावर्स, लीव्स, ये सब तो मूव करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फूड, वाटर, मिनरल्स, ये भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से वाटर
एब्जॉर्ब करती है, मिनरल एब्जॉर्ब करती है। अब वाटर और मिनरल्स तो सभी पार्ट को चाहिए, तो दिस ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। देन लीव्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाती है। अब खाने की भी ज़रूरत सभी पार्ट्स को होती है, सो द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द वेरियस पार्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। देन हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी प्लांट को एक डार्क रूम में रख देते हैं और कुछ ही पोर्शन से लाइट आने देते हैं तो जो स्टेम होता है प्लांट का वो लाइट की तरफ झुक जाता है। सो दिस बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। देन थर्ड वी हैव ऑल्सो स्टडीड कि कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो दिन में खिलते हैं, कुछ के रात में खिलते हैं। सो दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ movement. Then last important characteristic of the living organism is that all the living things they have the definite lifespan, उनका एक definite lifespan होता है। तो लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है? इट इज़ द टाइम पीरियड फॉर विच लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स जो होती हैं जीवित रहती हैं, ठीक है। अब हमें सबको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं दे स्टार्ट देयर लाइफ एज अ बेबी। सभी अपनी लाइफ को एज अ बेबी की तरह स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बेबी ग्रो होके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से वो कुछ समय तक जिंदा रहता है और उसके बाद फिर वो डाई आउट कर जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ इज द लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जो होता है इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ फ्रॉम 60 to 70 ईयर्स। अगर हम टॉर्टोइस की बात करें तो इसका एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है इट इज़ मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल से ज़्यादा होता है। देन बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है इट इज़ फ्रॉम 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 वीक का ही होता है। So with this we complete all the characteristics of the living organism and we complete this chapter also. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any doubt related to this chapter you can write down in the comment section below. I will try to reply you all. लेकिन अगर किसी पॉइंट पे भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।